हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं थर्ड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ओके, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तिता। ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी कि वर्गीकरण क्या होता है। तो किन्हीं भी चीजों को देखो, बहुत छोटी क्लास से आप क्लासिफिकेशन पढ़ते आए हो, वर्गीकरण सीखते आए हैं। बहुत सारी चीजों का यहाँ पर वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण है क्या? जब आप किन्हीं भी चीजों को, वस्तुओं को, पदार्थों को उनमें उपस्थित समानताओं, गुणों में समानताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, या एक समान गुणों के कारण कुछ आपकी जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनको आप एक ग्रुप में रखते हैं, एक समूह में रखते हैं, तो यही क्लासिफिकेशन होता है। 1800 के आसपास जब बहुत सारे एलिमेंट्स की खोज हुई, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहा जा रहा है, यानी तत्वों का वर्गीकरण किया जाएगा। तत्व क्या है? जिसको आप फर्स्ट चैप्टर में कह रहे थे कि जब हम पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण करेंगे तो एक शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी आती थी, और उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते थे? तत्व के बारे में पढ़ते थे। तो तत्व आपका क्या था? जो एक समान परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है ना। तो उन एक समान परमाणुओं से बने हुए तत्व, जब 1800 के आसपास तत्वों की खोज हुई और बहुत सारे तत्व खोजे गए, अब आवश्यकता क्या थी? उनको स्टडी करने की, अध्ययन करने की। हमें उनका अध्ययन करना है क्योंकि हमें अलग अलग केमिकल्स के बारे में पढ़ना है। इसके लिए आवश्यक क्या है? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो तत्व हैं, जो अभी तक खोजे गए थे या जो आगे खोजे जाने थे, उन सभी की स्टडी करना पॉसिबल नहीं था एक एक करके। तो क्या चाहिए था? उनका वर्गीकरण करना चाहिए था। ठीक है। तो वर्गीकरण वहां से शुरू हुआ। फिर जब सबसे पहले वर्गीकरण किया गया, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना क्लासिफिकेशन दिया एलिमेंट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्गीकरण आता है आपका डोबे राइनर का। डोबे राइनर स्ट्राइड जिसे कहा जाता है, डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत या त्रिक का नियम भी हम लोग इसे कहते हैं, जिसे कि आपके जर्मन केमिस्ट जो थे डोबे राइनर, उनके द्वारा दिया गया था। उन्होंने इस नियम में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एक समूह में तीन तत्वों को उन्होंने रखा था, और तीन तत्व कैसे थे? जिनके गुणों में समानताएं देखने को मिल रही थी, भौतिक गुणों में कहें या रासायनिक गुणों में कहें। ठीक है ना। तो वहां पर गुणों में समानता देखने को मिली। साथ ही उन्होंने क्या बोला? ग्रुप में आपके तीन एलिमेंट्स अगर रखे गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का आप जब रेशियो एवरेज निकालते हैं, तो वो एवरेज क्या होता है? जो सेकंड एलिमेंट होगा उसके अप्रोक्स इक्वल होता है, यानी लगभग बराबर होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से एटॉमिक मास का क्रम उन्होंने रखा था, और इस क्रम को उन्होंने स्टडी करने को कहा था, और इसी के बेस पे उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दी थी। उन्होंने टोटल यहाँ पर 4 ट्रायड्स बनाए थे, जिसमें 3 ट्रायड आपने यहाँ पर पढ़े। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? जर्मन केमिस्ट John Wolfgang Dobereiner attempted to classify elements with similar properties into groups of 3 elements each. Okay? उन्होंने क्या किया? उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया, उन्होंने तत्वों को समूहों में विभाजित किया। और किस तरह से किया? एक समूह में उन्होंने 3 तत्वों को रखा, और फिर क्या किया उन्होंने? These groups were called triad. इन जो ग्रुप बने, समूह बने, वर्ग बने, उनको उन्होंने क्या नाम दिया? ट्रायड, यानी कि त्रिक कहा। ओके। Dobereiner suggested that in these triads, the atomic mass of the element in the middle would be more or less equal to the mean of the atomic masses of the other two elements in the triad. उन्होंने क्या कहा? ये जैसे मैं बोल दूं कि ये एक ट्रायड है, यानी कि त्रिक है ये। इस त्रिक में आपके 1 2 3 एलिमेंट ए बी सी, मैंने कहा कि 3 एलिमेंट्स हैं। इन तीनों में क्या संबंध कहा? उन्होंने कहा जो बीच वाला आपका एलिमेंट होगा, मिडिल का जो एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक मास है वो ए और सी, यानी पहले और तीसरे जो आपका क्या है एलिमेंट है, उसके एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान, परमाणु का भार जिसे आप कह रहे हैं, उन दोनों के एवरेज के बराबर होगा। किसका? बी का जो परमाणु का द्रव्यमान होगा, वो ए और सी का जो परमाणु का द्रव्यमान है, उनका जब आप औसत निकालेंगे, उसके लगभग बराबर होगा। तो हमने बोला ए का एटॉमिक मास एक्स है, सी का जेड है, तो बी का माना y है, तो y किसके इक्वल होगा? x और z को प्लस कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया, ऐसे हम एवरेज निकालते हैं, तो लगभग इसके बराबर होगा। ओके। इस तरह से हमने इसको पढ़ा। उन्होंने एक ट्रायड लिया जिसमें उन्होंने किस किस को रखा? यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम
तीन एलिमेंट्स को रखा, ओके। और तीनों एलिमेंट्स की उन्होंने क्या बताया, यहाँ पर परमाणु का द्रव्यमान बताया अलग अलग, और फिर पहला और जो तीसरा एलिमेंट था उन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज उन्होंने यहाँ पर निकाला, और इस प्रकार से वो बीच वाले तत्व के एटॉमिक मास के लगभग बराबर आ रहा था, ठीक है। तो क्या कहा, द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, the atomic mass of lithium 6.94 and that of potassium is 39.10. The element in the middle of this triad, sodium has an atomic mass of 22.99. ओके, क्या कहा उन्होंने, लिथियम का एटॉमिक मास जो है वो 6.94 है, वहीं पर पोटेशियम का आपका कितना है 39.10 है, जो कि ये पहला एलिमेंट है लिथियम आपका, और ये कौन सा है, थर्ड है। तो इन दोनों का एवरेज निकालना है आपको, क्लियर। और जो मिडिल में आपका सोडियम है उसका एटॉमिक मास कितना है 22.99 है, अप्रोक्स 23, विच इज मोर और लेस इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम विच इज 23.02। क्या समझ आया, समझ ये आया कि अगर हम लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास दिया गया है उन दोनों का एवरेज निकालते हैं तो वो आपका 23.02 आता है। सोडियम का एटॉमिक मास 22.99 है, तो ये दोनों अप्रोक्स इक्वल है, यही उन्होंने बोला, ठीक है। उन्होंने सिंपल सी बात कही कि एक वर्ग में तीन तत्वों को रखा जाएगा जिनके गुणों में समानता है, चाहे भौतिक गुणों की बात करें, रासायनिक गुणों की बात करें, उनके गुणों में समानता है। साथ ही तीनों में क्या संबंध है कि पहले और तीसरे के अगर हम परमाणु भार का औसत निकाले तो वो जो दूसरा तत्व है मिडिल वाला उसके परमाणु भार के लगभग बराबर आएगा, क्लियर है। तो इतना डोबे-रायनेट ने अपने ट्रायड में कहा। लिमिटेशंस क्या क्या थी, ये आगे क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा जो उस टाइम पर खोजे नहीं गए थे एलिमेंट, उनके लिए कोई स्थान नहीं रखा अपने क्लासिफिकेशन में। साथ ही उन्होंने क्या बोला कि जितने एलिमेंट्स उस टाइम तक खोजे गए थे उनमें से वो सिर्फ 4 ही ट्रायड बना पाए थे, ओके। सो लिमिटेशन ऑफ डोबे-रायनेट ट्रायड आर ऑल द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम couldn't be classified into triads। जितने भी जो वहां पर एलिमेंट्स थे उस समय में खोजे गए उन सभी को वो क्लासिफाई नहीं कर पाए, वर्गीकृत नहीं कर पाए, यानी सभी को अलग अलग समूहों में वो नहीं रख पाए थे, ठीक है। देन ओनली 4 triads were mentioned, lithium, sodium, potassium, calcium, strontium, barium, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ओके। तो 4 ही ट्रायड के बारे में वो यहाँ पर बता पाए। जो 4 ट्रायड आपके ये है, 4 ट्रायड का मतलब एक ट्रायड में 3 आपके एलिमेंट आएंगे, तो चारों ट्रायड में अलग अलग 3-3 के एलिमेंट के ग्रुप आएंगे, ओके। तो इस तरह से हमने डोबे-रायनेट के ट्रायड को पढ़ा। ये आपने 3 ट्रायड उसके देखे थे जहां पर एटॉमिक मास के बीच में जो संबंध उन्होंने बताया था वो भी हमने देखा। यहाँ पर अप्रोक्स आपका एटॉमिक मासेस लिए गए हैं, जैसे लिथियम का 6.9 मैंने आपको पहले बताया था, तो अप्रोक्स 7 हो गया। सोडियम का 22.99, अप्रोक्स 23, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, स्ट्रोंशियम 88, बेरियम 137, क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन 80, आयोडीन 127, ओके। अब मीन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट, ओके। मीन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट का मतलब क्या है, उन्होंने यही तो बोला कि इसका और इसका एवरेज निकालो, वो इसके बराबर होगा। तो ये बराबर है इसके, इसका फर्स्ट, एक ट्रायड की बात हो रही है, ये आपका पहला ट्रायड है, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। सेकेंड ट्रायड में पहला ये है, दूसरा ये तीसरा है, ठीक है, ये सेकेंड है। तो इसका और इसका एवरेज निकालेंगे वो इसके बराबर होगा, लगभग बराबर, मोर और लेस इक्वल टू, ये बोला उन्होंने। एंड ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया थर्ड ट्रायड का, ये थर्ड एलिमेंट हो गया, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे 81.25, और ये अप्रोक्स इसके इक्वल आ रहा है, और ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास होगा उसके इक्वल आ रहा है, ओके। तो ये डोबे-रायनेट का ट्रायड था। त्रिक का नियम जिसे हमने कहा 1829 में जॉन डोबे-रायनेट ने समान भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों वाले 3 तत्वों के समूह की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले व तीसरे तत्व के परमाणु भारों के औसत के लगभग बराबर है। प्रत्येक त्रिक में बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है वो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों के औसत के लगभग बराबर है, ठीक है। साथ ही मध्य वाले तत्व के गुणधर्म शेष दोनों तत्वों के गुणधर्मों के मध्य में पाए गए, ओके। तो ये उनका त्रिक का नियम था। चलिए नोट करिए इसे जल्दी से। चलिए सेकेंड वन इज, ये तो फिर जब हम लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं किसी भी चीज की तो इसका मतलब क्या है
कि ये आगे जब कमी आ गई उसमें तो अब फर्दर स्टडी की आवश्यकता थी। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए न्यूलैंड, उन्होंने अपना ऑक्टेव का प्रिंसिपल दिया, न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत जिसे, अष्टक का नियम जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है। तो न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेव प्रिंसिपल या अष्टक नियम में क्या कहा, अष्टक यानी 8, ठीक है ना, अष्टक का नियम या अष्टक का सिद्धांत, अष्टक वर्ड यूज होता है 8 के लिए, 8 आप इसे बोल सकते हैं। इसमें था क्या, 8 से हम क्या समझते हैं, उन्होंने जो आपके एलिमेंट्स तब तक खोजे गए थे उनको एटॉमिक मास के क्रम में रखा, बढ़ते हुए क्रम में, और इस प्रकार से अरेंज किया। देन उन्होंने पाया कि जो पहले के बाद 8वां तत्व आ रहा है, तो पहले तत्व के जो गुणधर्म थे, उसके बाद जो 8वें नंबर का तत्व आ रहा है उसमें भी वही गुणधर्म देखने को मिल रहे हैं। क्या कहा मैंने, उन्होंने जितने भी तत्व तब तक खोजे गए थे उन सभी को परमाणु जो द्रव्यमान था उसके बढ़ते हुए क्रम में रखा, ठीक है। इस क्रम में उन्होंने जो पहला एलिमेंट देखा, सेम उसके बाद जो 8वें नंबर का एलिमेंट आ रहा था उस एलिमेंट में पहले के समान प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही। इसी को उन्होंने क्या बोला, अष्टक का नियम बोला, ठीक है ना। जिस प्रकार से संगीत में 7 सुर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, 7 सुर हो गए। उसके बाद नी के बाद दोबारा क्या रिपीट होता है, सा रिपीट होता है। तो पहला भी सा था, 8वां भी सा है, तो दोनों सेम है। तो इसी प्रकार से न्यूलैंड ने क्या कहा कि तत्वों में जो गुणधर्मों में है आवर्तिता देखने को मिल रही है हमें, वो कब देखने को मिल रही है, जब हम उनको परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में लगा रहे हैं। और किस प्रकार से, कि पहले तत्व और 8वें, कोई भी अगर पहला तत्व ये है तो उसके बाद कोई ना कोई 8वां आएगा, तो उस 8वें के साथ उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर है या मैच कर रही है, या आप क्या बोलो कि वो एक समान गुणधर्म प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर जो सेकंड वाला होगा उसके बाद भी उसका कोई ना कोई 8 आएगा, ठीक है ना। सेकंड वाले को अब हम फर्स्ट बोल दें तो उसके बाद भी कोई 8वां तत्व आएगा ना, तो उसमें उसके समान क्या थी, सिमिलैरिटीज थी। जैसे यहाँ पर कुछ तत्वों को अरेंज किया गया था, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, इस तरह से अरेंज किया गया था। देन क्या देखा गया, पहला तो तत्व जब हमने लिथियम देखा, उसके बाद 8वां तत्व कौन सा आ रहा है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ ये आ रहा है आपका। ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपका सोडियम है, ठीक है ना। तो लिथियम और सोडियम में समानताएं देखने को मिली। तो लिथियम पहला हो गया, सोडियम हो गया 8वां। उसके बाद हमने बात की बेरिलियम की, बेरिलियम, अब बेरिलियम को 1 मान लीजिए, तो इसके बाद इसका कोई ना कोई 8 आएगा, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैग्नीशियम। तो बेरिलियम के गुणधर्म जो थे वो मैग्नीशियम के लगभग समान थे। इसी प्रकार से बोरोन का एल्यूमिनियम के साथ, कार्बन का यहाँ सिलिकॉन के साथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो इनमें समानताएं देखने को मिली पहले और 8वें तत्व। इसीलिए इसको क्या कहा गया, ऑक्टेव प्रिंसिपल कहा गया। इंग्लिश साइंटिस्ट थे जॉन न्यूलैंड, अरेंज द 56 known elements in increasing order of atomic mass in the year 1866 और 1865 to 66, ठीक है। 65-66 में उन्होंने क्या किया, तब तक जो 56 known elements थे, 56 जो तत्व थे, ज्ञात तत्व आप बोल सकते हो, यानी कि जो खोजे जा चुके थे, उनको उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि जो उनका परमाणु का द्रव्यमान था उसके बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया। एंड he observed a trend where in every eighth element exhibited properties similar to the first। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने प्रेक्षण लिया, या आप बोल सकते हैं उन्होंने यहाँ पर पाया, देखा कि जो एवरी एट्थ एलिमेंट, प्रत्येक जो 8वां तत्व था वो पहले तत्व के समान गुणधर्म प्रदर्शित कर रहा था। दिस सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट कैन बी इलस्ट्रेटेड एज फॉलोज, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, और क्या क्या सिमिलैरिटीज दिख रही हैं, प्रॉपर्टीज में समानता दिख रही है, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 1865-66 में न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया, जिसमें उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, तथा पाया कि प्रथम तत्व के बाद 8वां तत्व जो आएगा उसके गुण पहले तत्व के क्या होंगे, समान होंगे। यही क्या है, न्यूलैंड का ऑक्टेव प्रिंसिपल है या लॉ है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। ओके,
चलिए नोट कर लेंगे इसे जल्दी से। चलिए, तो इस प्रकार से हमने देखा था, जैसे आपके संगीत के साथ सुर होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। तो ये 7 हो गए, 7 के बाद 8वां रिपीट होता है फिर से सा, ठीक है। तो पहला और जो 8वां है वो सेम है। तो उसी प्रकार से अगर हम इसको फर्स्ट मान ले लिथियम, तो लिथियम के समान गुणधर्म कौन प्रदर्शित करेगा, जो इसके बाद 8वां तत्व आएगा। तो 8वां कौन आएगा, 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 सोडियम। तो इन दोनों को एक वर्ग में रखा। तो इस तरह से उन्होंने क्या बोला कि जो पहला और 8वां तत्व है उनमें समानता देखने को मिलेगी, और पहला और 8वां कब, जब उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जा रहा है तब। ओके, इस टेबल को नोट कर लेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, Newland's law of octave states that when the elements are arranged in increasing order of atomic masses, न्यूलैंड ऑक्टेव प्रिंसिपल या लॉ क्या कहता है, दैट एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। जब तत्वों को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सो द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ टू एलिमेंट्स विच हैव एन इंटरवल ऑफ 7 एलिमेंट्स इन बिटवीन देम वुड बी सिमिलर। उन्होंने क्या कहा, आवर्तीता या गुण धर्मों में समानता कहाँ देखी जाएगी, उन दो तत्वों के बीच में देखी जाएगी जिनके बीच में 7 तत्व आ रहे हैं, ठीक है ना। क्या कहा था, इस और इस तत्व, इन दोनों तत्वों में देखी जाएगी। और इन दोनों तत्वों के बीच कितने तत्व आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तत्व आएंगे, ठीक है ना। 8वां तत्व समान होगा, उन्होंने कहा। ओके, इस प्रकार से लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव। अब इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, इसमें क्या सीमाएं थी या कमियां थी। it was only up to calcium that the classification of elements was done while Newland's octave, न्यूलैंड ऑक्टेव के द्वारा वहां तक तत्वों का जो वर्गीकरण था कर पाए, जहां तक कैल्शियम की बात हो रही है वहां तक के एलिमेंट्स ही आपके क्लासिफाई कर पाया वो। द डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस added to the limitation of this method since they couldn't be included in this arrangement without disturbing it completely। यानी कि उन्होंने जो तब तक के तत्व खोजे गए थे उनको तो व्यवस्थित कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद नोबेल गैसेस आपकी खोजी गई, तो उनके लिए वहां पर कोई स्थान नहीं था। साथ ही उन्होंने क्या बोला कि कैल्शियम तक के ही तत्व क्या किए गए, वर्गीकृत किए गए। ओके, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, इसके बाद इसकी भी अब लिमिटेशंस आ गई। इसके बाद आती है आपकी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो दो क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर पढ़ी, कौन कौन सी। सबसे पहले हमने पढ़ा डोबेराइनस का ट्रायड, त्रिक सिद्धांत, त्रिक का नियम जिसे कहते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, न्यूलैंड का ऑक्टेव प्रिंसिपल, ऑक्टेव लॉ पढ़ा, और यहाँ पर ऑक्टेव रूल पढ़ा। इसके बाद मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, जिसमें कि दो साइंटिस्ट का नेम आता है, एक आपके रशियन साइंटिस्ट दमित्री इवानोविच मेंडलीव, और इसके अलावा एक जर्मन साइंटिस्ट मेयर का नाम भी इसमें आता है। तो उन दोनों ने क्या किया था, उन दोनों ने फिर से एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया था, और उससे उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया था, ठीक है। बहुत सारी चीजें उन्होंने नई इसमें बताई थी। सो पीरियोडिक लॉ है क्या यहाँ पर,
state that the chemical properties of elements are a periodic function of their atomic weight. Okay, यही इसका लॉ है, इसी को आपने समझना है, जिसमें क्या कहा गया है कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, अगर आप उनके परमाणु भार के बढ़ते, इन्होंने भी बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया था परमाणु भार के, और फिर क्या पाया था कि तत्वों में समानताएं देखने को मिल रही हैं। ओके, so Russian chemist Dmitry Ivanovich Mendeleev put forth his periodic table in 1869. He observed that the properties of elements, both physical and chemical, were periodically related to the atomic mass of the element. The advantages of Mendeleev's periodic table are, ये advantages हैं, क्या क्या इसमें आपको अच्छी बातें सीखने को मिली, यानी कि किस कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो कि बहुत अच्छे से एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाई थी। ओके, तो यहां तक आपने क्या कर लेना है, अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर लेना है। ये आपकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, इसकी लिमिटेशंस हम लोग पढ़ेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। इसको अच्छे से आप लोगों ने याद कर लेना है, देखना है कि कौन कौन से तत्व आपको याद कैसे करना है। एक वर्ग में आने वाले तत्व, ये वर्ग होते हैं जो आपके वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है, जो आपके हॉरिजॉन्टल कॉलम बनते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप वर्गों में तत्वों को याद कर लेंगे कि एक वर्ग में कौन कौन से तत्व आ रहे हैं। नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ, एक वर्ग में आने वाले तत्वों की जो वैलेंसी होगी वो एक समान होगी, गुणधर्म होंगे वो एक समान होंगे। इस तरह से सभी तत्वों को यहाँ पर क्लासिफाई किया गया था, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। ओके, चलिए, तो इसको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को होमवर्क में तैयार कर लेंगे अच्छे से। आने वाले सेशन में हम इसी पर बात करेंगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर बात करेंगे। तब तक के लिए आपका अगर कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।